गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस या अनुजनन का सिद्धांत, जिसमें हमने ये देखा था कि जो पूर्व रचनावादी है उन्होंने ये कहा था कि किसी भी एक या स्पर्म के अंदर जो एनिमल का छोटा सा मिनिएचर होता है वो उसमें पहले से प्रेजेंट होता है, लेकिन जो एपिजेनेसिस है वो जस्ट अपोजिट है। वो ये कहती है कि जो गेमेट्स होते हैं, युग्मक होते हैं, चाहे हम एक की बात करें या हम स्पर्म की बात करें, तो वो अविभेदित होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ होता है। जैसे ही उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उनके सारे ऑर्गन्स बनते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो डेवलपमेंट या परिवर्तन है वो शो करते हैं और फाइनली एक अडल्ट में वो कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो आज हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एपिजेनेसिस को फेवर किया, एपिजेनेसिस के लिए अपनी जो थ्योरीज है वो दी और प्रूव किया कि हाँ एपिजेनेसिस ही होता है, प्री फॉर्मेशन जैसा कुछ नहीं होता है। एपिजेनेसिस को प्रूव करने के लिए जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना योगदान दिया या अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया या इसको प्रूव किया कि हाँ एपिजेनेसिस या अनुजनन जैसा कुछ होता है, तो वो है कार्ल वॉन वेयर। ठीक है, इन साइंटिस्ट ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। ये जो वेयर है, इनकी एक बहुत ही फेमस बुक थी डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एनिमल, जो एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड में या डेवलपमेंटल बायोलॉजी के फील्ड में मील का पत्थर या माइलस्टोन मानी जाती है। इस बुक में उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई। उन्होंने सबसे पहले एक की स्ट्रक्चर बताई, जो एक होता है उसकी जो पूरी संरचना है कि एक कैसा होता है, क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। और जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया, यानी कैसे गेमेट्स बनते हैं, गेमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उनके अंदर विदलन या क्लीवेज शुरू हो जाता है, वो जायगोट बन जाते हैं, फिर उनमें विदलन प्रारंभ हो जाता है या क्लीवेज प्रारंभ हो जाता है, कैसे उसके अंदर वो मोरुला में कन्वर्ट होता है, ब्लास्टुला में कन्वर्ट होता है, गेस्टुला में कन्वर्ट होता है, फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। ये पूरी जो डेवलपमेंट की स्टेप बाय स्टेप जो भी पूरी प्रोसीजर है उसको डिटेल में सबसे पहले बताया था कार्ल वॉन वेयर ने अपनी बुक डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स के अंदर। प्लस जो एग है या जो ओवम होता है, जो अंडाणु होता है, उसकी जो पूरी डिटेल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करके उसके बारे में हमें बताया था बेयर ने। तो यहाँ पे इन्होंने अपने इन दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक से प्रूव कर दिया, ये साबित कर दिया कि हाँ एपिजेनेसिस होता है, प्री फॉर्मेशन या पूर्व रचनावाद जैसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है जिन्होंने एपिजेनेसिस को और प्रभावी रूप से स्थापित करने में हेल्प की वो थे स्वान एंड स्लाइडेन। इन साइंटिस्ट का नाम आप 12th में या 11th में सुन चुके होंगे। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने दी थी सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी दी थी जिसमें इन्होंने ये इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि एक सेल से ही दूसरी सेल प्रोड्यूस होती है, कैसे सेल डिवीजन करती है, कैसे वो अपनी नंबर को बढ़ाती है। ये चीज इन्होंने सेल थ्योरी के अंदर बताई थी, ये कोशिका सिद्धांत के अंदर बताई थी, जिसने इस थ्योरी ने जो स्वान एंड स्लाइडेन की जो सेल थ्योरी है इसने एपिजेनेसिस को और प्रभावी ढंग से उसको रिप्रेजेंट किया या उसको प्रस्तुत किया कि हाँ एपिजेनेसिस ही होता है, प्री फॉर्मेशन जैसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है जिसका नाम है विलियम हार्वे। इनका नाम भी आपने पहले साइंस बुक में पढ़ रखा है। ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने हमारा जो परिसंचरण तंत्र है या सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में सबसे पहले हमें बताया था। इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड में हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। इन साइंटिस्ट ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ऑन जनरेशन ऑफ एनिमल्स।
ये इनकी एक फेमस बुक थी जो एम्ब्रियोलॉजी से ही रिलेटेड थी। इस बुक के अंदर इन्होंने ये बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ओवम या अंडाणु प्लस स्पर्म या शुक्राणु दोनों का जब निषेचन होता है या फर्टिलाइजेशन होता है उसी से ही बनते हैं। इन्होंने अपनी बुक में कहा, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, कि जितने भी जीव है, जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले या लैंगिक जनन करने वाले जो जीव है वो ओवम तथा स्पर्म का जो निषेचन होता है या अंडाणु तथा शुक्राणु का जो निषेचन होता है या फर्टिलाइजेशन होता है उसके परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। प्लस जैसा कि प्री फॉर्मेशन में जो दो ग्रुप बन गए थे कि जो मिनिएचर है वो या तो ओवम में है या स्पर्म में है, इस धारणा को भी उन्होंने गलत प्रूव कर दिया था। क्योंकि जैसे ह्यूमंस की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग या संतति होती है, जो बच्चे होते हैं, उनमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं। कुछ कैरेक्टर वो अपनी मदर से कैरी करता है तो कुछ कैरेक्टर वो अपने फादर से कैरी करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो नया एनिमल यहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद में नया जो एनिमल यहाँ पे बनेगा उसमें अपने दोनों पेरेंट्स के गुण होते हैं। वो अपने मदर के भी कुछ कैरेक्टर कैरी करता है तो अपने फादर के भी कुछ कैरेक्टर हैं वो कैरी करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज जो है वो इन्होंने यहाँ पे बताई। नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेयर की ही हम एक थ्योरी है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट चीज बताई थी, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे रिलेटेड छोटा क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। बेयर ने एक जो भी उन्होंने इम्पोर्टेंट बातें हमें बताई थी एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड। उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी जो फील्ड है या साइंस की जो ब्रांच है उसमें एक रिवोल्यूशन ला दिया था, ये एक क्रांति ला दी थी, जिसके सम्मान में जो बेयर है उनको फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणिकी के आधुनिक जनक भी कहा जाता है। बेयर को फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। उनकी एक इम्पोर्टेंट बुक थी डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। इन्होंने अभी हमने डिस्कस भी किया था कि इनकी एक फेमस बुक है डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। इसमें इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए थे जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो अपनी बुक में पब्लिश किए थे, अपनी बुक के अंदर प्रकाशित किए थे। सबसे पहला था जर्म लेयर थ्योरी। हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि जो टोटल जर्म लेयर होती है वो 2 या 3 हो सकती है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो सकते हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। या तो डिप्लोब्लास्टिक है उनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनमें अंदर की तरफ एंडोडर्म, बीच में मेसोडर्म और बाहर की तरफ एक्टोडर्म होती है। तो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी सिस्टम होते हैं, इन तीनों लेयर्स में से किसी एक से ही आगे उनका डेवलपमेंट होता है या उनका विकास होता है। तो ये जो जर्म लेयर थ्योरी है कि एनिमल डिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, कौन कौन से जनन स्तर या जर्म लेयर जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होती है, ये चीज हमें सबसे पहले बेयर ने ही अपनी बुक डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एनिमल के अंदर बताई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज फाइलोजेनेटिक जो डेवलपमेंट है,
बारे में भी डिटेल में हमें बेयर ने ही बताया था। फाइलोजेनेटिक या जाति वृत्तीय विकास क्या होता है ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो अलग अलग जातियों के जो एम्ब्रियो या भ्रूण होते हैं उनको आपस में कंपेयर करना और उनके कंपैरिजन में क्या क्या उनमें डिफरेंस होते हैं, क्या क्या उनमें सिमिलरिटी होती है, उसके बारे में काफी सारा उसके अंदर डिटेल में बेयर ने ही हमें बताया था। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के जो एम्ब्रियो उनको लिया, उनका कंपैरिजन किया, तो उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि एम्ब्रियो का स्टार्टिंग जो डेवलपमेंट होता है वो लगभग सेम होता है। जैसे जैसे उनका एम्ब्रियोनिक टाइम पीरियड बढ़ता जाता है उनमें डिफरेंशिएशन या उनमें एक दूसरे से वो अलग होते चले जाते हैं। ये चीज सबसे पहले बेयर ने अपनी बुक डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एनिमल के अंदर सबसे पहले ये चीज उन्होंने बताई थी। इसके अलावा उन्होंने ये बताई थी कि जो एनिमल्स हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि उनके अंदर नोटोकॉर्ड है या नहीं है। ये हमने कोर्डेटा के जो विशिष्ट लक्षण होते हैं उनके अंदर प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि नोटोकॉर्ड कोर्डेट या कशेरुकियों का एक महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो एम्ब्रियो होता है उसके बॉडी को सपोर्ट देने के लिए या पूरी बॉडी के पीछे एक रोड जैसी या मोटी मतलब एक हार्ड रोड जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे नोटोकॉर्ड कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम में हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज की नोटोकॉर्ड ही है। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड जैसी कोई चीज एम्ब्रियो के अंदर होती है तो इस चीज के बारे में सबसे पहले नोटोकॉर्ड ने बेयर ने ही बताया था। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज इन्होंने ये बताई थी जो है मेमेलियन एग्स। क्योंकि अदर एनिमल्स की अगर हम बात करें, चाहे हम फ्रॉग की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, सरीसृपों की बात करें या बर्ड्स की या पक्षियों की अगर हम बात करें, तो उनके जो एग होते हैं उनको हम क्लियर देख सकते हैं क्योंकि वो अपने एग को बॉडी के बाहर रखते हैं तो हम उनको क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन जो मेमल्स या स्तनधारी जीव होते हैं उनके जो एग्स होते हैं उनको क्लियरली नहीं देखा जा सकता क्योंकि एक तो वो बॉडी के बाहर नहीं होते हैं और दूसरा साइज में इतने छोटे होते हैं कि उनको इजीली नहीं देखा जा सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेयर ने अपनी बुक अपनी जो भी बुक थी डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एनिमल, इसके अंदर जो भी बेयर ने निष्कर्ष निकालते हैं, जो भी पॉइंट्स बेयर ने बताए थे, उन सभी पॉइंट्स के बेसिस पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैकल। ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हैकल या हैकल। उन्होंने जो बेयर की बुक थी डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एनिमल, इसके बेसिस पे इस बुक के अंदर जो भी बेयर ने ये सब बताया था या जो भी एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीजें बताई थी उन सब का कंक्लूजन जो है वो हैकल ने अपनी तरफ से निकाल करके दिया। और हैकल ने जो भी यहाँ पे निष्कर्ष निकाला या कंक्लूजन दिया उनको एक रूल का नाम दिया जिसका नाम था बायोजेनेटिक लॉ। या थ्योरी ऑफ रिकैपिचुलेशन। तो ये जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिकैपिचुलेशन है या बायोजेनेटिक लॉ है, ये सबसे पहले हैकल ने बताया था। और ये जो भी नियम है या जो भी निष्कर्ष यहाँ पे हैकल ने निकाला है उसका जो मेन आधार था, मेन आधार बेयर की इस बुक के अंदर जो भी एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण विज्ञान से संबंधित जो भी बातें थी उन्हीं नियमों के आधार पर जो हैकल है उसने ये नियम बायोजेनेटिक नियम या बायोजेनेटिक लॉ दिया जिसे हम थ्योरी ऑफ रिकैपिचुलेशन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ये बायोजेनेटिक लॉ क्या था या ये जो थ्योरी ऑफ रिकैपिचुलेशन है वो क्या थी। ठीक है,
इस लॉ के अंदर, इस बायोजेनेटिक लॉ के अंदर हेकल ने ये कहा कि जब भी किसी भ्रूण का विकास होता है या जब भी किसी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो अगर हम एम्ब्रियो की किसी भी स्पीसीज की, हम ओवरऑल किसी भी स्पीसीज की बात कर रहे हैं, जब उनके भ्रूण का विकास हो रहा होता है तो सबसे पहले जो कॉमन फीचर है, सामान्य लक्षण जो है, कॉमन फीचर्स जो है, कॉमन कैरेक्टर्स या जो कॉमन फीचर्स है, वो उस भ्रूण में या एम्ब्रियो में सबसे पहले डेवलप होते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे लास्ट में जाते जाते जो उसके स्पेशल कैरेक्टर है वो डेवलप होते हैं। इसे मैं थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करती हूँ कि जैसे हम वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, हायर वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, जिसमें आते हैं एम्फीबियन, जिसमें आते हैं फ्रॉग वगैरह, ये मेंढक वगैरह, ये सब आते हैं। बर्ड्स है, पक्षी है, रेप्टाइल या सरीसृप है, और ह्यूमंस है, इनकी अगर हम बात करें, या मेमल्स जो है इनकी हम बात करें, इन सब के जो भ्रूण होते हैं उनकी अगर हम तुलना करें तो हम क्या देखते हैं कि शुरुआती अवस्थाओं के अंदर जो भी भ्रूण होते हैं या जो भी एम्ब्रियो होते हैं वो लगभग उनके अंदर एक जैसे से दिखाई देते हैं, उनके अंदर कॉमन फीचर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज या भ्रूण की जो स्टेज होती है उसमें जब आगे वो बढ़ते हैं तब धीरे धीरे वो एक दूसरे से अलग होते चले जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर सबके अंदर जो कॉमन फीचर थे या जो सामान्य लक्षण थे वो थे जो कि सबके अंदर ही कॉमन है, जैसे नोटोकॉर्ड है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है। ये ऑर्गन जो है वो हर एनिमल के अंदर, हर हायर वर्टिब्रेट्स जो मैंने एग्जांपल बताए उच्च कशेरुकी के, उनके अंदर सबके अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये परिवर्धन की अवस्था में आगे बढ़ते हैं तो उनके स्पेशल फीचर्स है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रॉग की अगर बात करें तो उसके जो, जैसे उसके पंजे हैं उनके बीच में वेब या जाल जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, वो उनका फीचर है, वो उसका स्पेशल फीचर है, तो वो आने लग जाता है। अब बर्ड्स की अगर बात करें तो जो पंख है या विंग्स की जो प्रेजेंस है वो बर्ड्स का स्पेशल कैरेक्टर है, तो जो स्पेशल कैरेक्टर के अंदर लास्ट में वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। ह्यूमंस या मेमल्स की अगर बात करें या स्तनी वर्ग की अगर हम बात करें तो उनकी स्किन पर बाल पाए जाते हैं। बालों का पाया जाना मेमलियन क्लास का सबसे स्पेसिफिक फीचर है और किसी भी एनिमल की बॉडी पर आपको बाल देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये उनका स्पेशल कैरेक्टर है। जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो उसी ग्रुप में देखने को मिलते हैं, जैसे पंख है वो पक्षियों में देखने को मिलते हैं, बॉडी पर बाल है वो आपको मेमल्स में देखने को मिलते हैं, ये इनके स्पेशल कैरेक्टर है। लेकिन रीढ़ की हड्डी पाया जाना, हृदय का या हार्ट का, लिवर, किडनी, स्टमक, एलिमेंट्री कैनाल, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ये सब तो कॉमन फीचर है। तो ये जो कॉमन चीजें हैं ये सबसे पहले डेवलप होती है और जो स्पेशल कैरेक्टर है वो धीरे धीरे सबसे लास्ट में आते हैं। और जब स्पेशल कैरेक्टर आना शुरू होते हैं तो सारे एम्ब्रियो एक दूसरे से अलग होते चले जाते हैं। तो ये था बायोजेनेटिक लॉ या थ्योरी ऑफ रिकैपुलेशन। ठीक है, इसको अगर सिंपल वे में लिखे तो सबसे पहले आते हैं मोस्ट कॉमन कैरेक्टर या सबसे सामान्य लक्षण, इनके बाद में आते हैं लेस कॉमन कैरेक्टर, और सबसे लास्ट में आते हैं स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले सामान्य कैरेक्टर आते हैं, फिर वो कैरेक्टर आते हैं जो थोड़ी कम सामान्य है, उसके बाद में सबसे लास्ट में जो सबसे विशिष्ट जो लक्षण होते हैं वो सबसे लास्ट में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो जो इनका एम्ब्रियोनिक स्टेज है, जो भ्रूणावस्था है, उसकी स्टार्टिंग में लगभग सारे एम्ब्रियो एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये अपनी भ्रूणावस्था में आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये एक दूसरे से अलग होते चले जाते हैं, जिन्हें आराम से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। ठीक है, ये जो बायोजेनेटिक लॉ है ये कंबाइंडली डिस्क्राइब किया था मूलर एंड हैकल ने। ठीक है, मुलर और हकल ने कंबाइनली एक नियम दिया था या एक साथ में रूल दिया था। ये जो था ये तो हकल ने दिया था। अब मुलर और हकल ने मिलकर के क्या कहा था हम उसको भी डिस्कस करते हैं।
तो जैसा कि मैंने बताया कि जो बेयर है उन्होंने अपनी बुक के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए थे, और उन पॉइंट्स के बेसिस पे जो हैकल है उन्होंने अपनी कुछ इम्पोर्टेंट चीजें और ऐड करी, और ये बताया कि जब भी किसी एनिमल का इवोल्यूशन होता है, सॉरी डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियल डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो स्टार्टिंग के अंदर या शुरुआत में उसके अंदर जो कॉमन कैरेक्टर है वो उसके अंदर सबसे पहले आते हैं, और जो स्पेसिफिक या विशिष्ट लक्षण है या जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो बाद में आते हैं। ये हैकल ने बताया था। इसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो थ्योरी ऑफ रिकैपिचुलेशन है, जो एक्चुअल में दी बेयर थी, बेयर से स्टार्ट हुआ था, बेयर ने जो भी कंक्लूजन या निष्कर्ष दिया था उसके आधार पे हैकल ने बायोजेनेटिक लॉ को थोड़ा सा और विस्तृत किया था। ठीक है। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आपने सबने सुन रखा है, वो है डार्विन। डार्विन ने इवोल्यूशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दी थी, जिनके उन सारे थ्योरीज को डार्विन के सम्मान में डार्विनिज्म कहा जाता है। उन्होंने ये बताया था कि अर्थ की स्टार्टिंग के अंदर जो लाइफ है वो ऐसी नहीं थी जैसी आज के टाइम है। आज जिस टाइप की स्पीसीज, जिस टाइप के एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह जो जातियां हमें दिख रही है, हमेशा से ऐसी नहीं थी। स्टार्टिंग में सब कुछ अलग था। स्टार्टिंग के अंदर जो ऑर्गेनिज्म थे या जो एनिमल थे या जो भी जीव थे वो एकदम सिंपलेस्ट या सरलतम प्रकार के थे, और जैसे जैसे समय बीतता गया टाइम के साथ साथ में उनके अंदर जटिलता या कॉम्प्लेक्सिटी आती गई, और फाइनली धीरे धीरे उनके अंदर चेंजेस आते गए, और आज जैसे हम दिखाई देते हैं या आज के टाइम में जितनी जातियां, जितनी स्पीसीज आपको दिखाई देती है वो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बनी थी। तो डार्विन ने जब अपनी थ्योरीज दी थी, डार्विनिज्म जो भी इन्होंने थ्योरीज दी थी, उसके बेसिस पे जो हकल है, मूलर एंड हकल है, इन्होंने जो बायोजेनेटिक लॉ है, बेयर का जो बायोजेनेटिक लॉ है उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया या थोड़ा सा और विस्तृत कर दिया, या हम कह सकते हैं कि थोड़ा और रूपांतरित या मॉडिफाइड कर दिया। मॉडिफाइड करने के बाद में मूलर और हकल का जो बायोजेनेटिक लॉ या थ्योरी ऑफ रिकैपिचुलेशन है वो क्या था, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। मूलर ने क्या कहा था, मूलर और हकल ने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट या हम इसे रिपीट भी कह सकते हैं, इट्स फाइलोजेनी। ठीक है। ऑन्टोजेनी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑन्टोजेनी का क्या मतलब होता है, यानी व्यक्तिवृत्तीय विकास, एक सिंगल जीव का भ्रूणीय विकास कैसे होता है, दैट इज कॉल्ड ऑन्टोजेनी। फाइलोजेनी भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जातिवृत्तीय डेवलपमेंट या विकास। ठीक है। तो यहाँ इस लाइन का क्या मतलब है, ऑन्टोजेनी रिपीट इट्स फाइलोजेनी। ठीक है। इसका मतलब है कि हमने इवोल्यूशन की पूरी जो लाखों करोड़ों साल की जो पूरी लंबी प्रक्रिया है, जिसमें हम स्टार्टिंग में सबसे सरलतम जीव के रूप में थे, फिर धीरे धीरे उससे जटिल, उससे कॉम्प्लेक्स करते करते फाइनली आज जैसे है वैसे हम आज बने। ठीक है। ये जो पूरी जर्नी है, जो पूरे इवोल्यूशन में हजारों लाखों सालों के अंदर हमने जो जर्नी या जो पूरी यात्रा हमने ट्रेवल करी है, जो भी हमने जिया है, उसको हर जीव अपनी भ्रूणावस्था में दोबारा जीता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टार्टिंग में जब अर्थ पे लाइफ शुरू हुई थी या अर्थ पे नया नया जीवन आया था, तो सबसे पहले एक कोशिकीय जीव या यूनिसेल्युलर जो जीव है वो सबसे पहले अर्थ पे आए थे। ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यूनिसेल्युलर या एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, फिर धीरे धीरे उनमें उत्तकों या टिश्यू का डेवलपमेंट हुआ, टिश्यू से धीरे धीरे वो ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम लेवल तक धीरे धीरे बढ़ते चले गए, और धीरे धीरे सरल से जटिल या सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होते चले गए। तो ये जो पूरी जर्नी हमने अपनी पूरी इवोल्यूशन में लाखों करोड़ों सालों में जी है, उसे हम सिर्फ अपनी भ्रूणावस्था में वापस जीते हैं। जैसे ह्यूमंस की अगर बात करें तो ह्यूमंस का जो गेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी पीरियड होता है 9 महीने का होता है, 9 मंथ का होता है। तो जब प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है और जायगोट बनता है, और जायगोट एक कोशिकीय स्ट्रक्चर है या एक कोशिकीय संरचना है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। फिर धीरे धीरे उसमें विदलन या क्लीवेज होते हैं, तो धीरे धीरे वो एक मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय संरचना मोरुला में कन्वर्ट हो जाती है। मोरुला से फिर धीरे धीरे उसके अंदर उत्तकों का या टिश्यू का डेवलपमेंट होता है, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम लेवल तक धीरे धीरे वो पूरी जर्नी वापस ट्रेवल करते हैं जो उन्होंने विकास के दौरान या इवोल्यूशन के दौरान पूरी ट्रेवल करी थी। तो यही
रिकैपिचुलेशन थ्योरी कहलाती है हैकल एंड मुलर की। ऑन्टोजेनी रिपीट या रिकैपिचुलेट इट्स फाइलोजेनी, यानी जो व्यक्तिवृत्तीय विकास है वो जातिवृत्तीय विकास की पुनरावृत्ति है। ये मुलर और हैकल ने कहा था जब डार्विनिज्म आ गया था। डार्विन ने जो भी कार्बनिक उद्विकास की या जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है उसकी जो भी थ्योरीज दी थी, उसके बेसिस पे जो हैकल ने कहा था बायोजेनेटिक लॉ के बारे में, उसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दिया मुलर और हैकल दोनों ने मिलकर के। और मिलकर के इन दोनों ने क्या कहा कि जो जातिवृत्तीय विकास है वो जो व्यक्तिवृत्तीय विकास है या परिवर्तन है वो जातिवृत्तीय विकास की पुनरावृत्ति ही है। यानी हमने इवोल्यूशन के दौरान या उद्विकास के दौरान जो स्टेप से हम गुजरे हैं, हम वापस अपनी जो गुणावस्था है उसमें वो सारी जर्नी दोबारा हम जीते हैं। जैसे जो फिशेज होती हैं और जो जीवों का उद्विकास है वो पानी से हुआ है, ओशन से हुआ। तो सबसे पहले फिशेज थी, तो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में उनके जैसे गिल्स या फेरेंजियल गिल्स स्लिट्स भी हमारे अंदर देखने को मिलते हैं, हमारे अंदर टेल भी देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम भ्रूणावस्था में आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये जो पुरानी लक्षण है या जो पुराने कैरेक्टर्स हैं, जो पुराने हमारे पूर्वजों के जो लक्षण है वो धीरे धीरे गायब होते जाते हैं और उसकी जगह जो हमारे एडवांस कैरेक्टर है वो इसकी जगह ले लेते हैं। तो ये है थ्योरी ऑफ रिकैपिचुलेशन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी से हमारा क्या बेनिफिट है, इस चीज का हम अपनी लाइफ में कैसे हम फायदा उठा सकते हैं।